पास हुए वो ऑपरेशन और सिंदूर उसके पर है। अतिरिक्त उसके संबंध में हम आपको जानकारी दे दें। ये विषय है ऑपरेशन सिंदूर के सफल क्रियान्वयन पर विशेष रूप से एक माननीय प्रस्ताव पास किया प्रधानमंत्री गया जी एवं भारतीय सेना द्वारा किए गए उत्कृष्ट कार्यों के प्रति उत्तर प्रदेश की मंत्रिपरिषद एवं जनता की ओर से अभिनंदन प्रस्ताव। भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा ऑपरेशन सिंदूर के सफल क्रियान्वयन के ने राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति भारत की दृढ़ प्रतिबद्धता और आतंकवाद के खिलाफ अडिग रुख को प्रदर्शित किया है। मंत्रिपरिषद भारतीय सेना के अद्वितीय शौर्य, साहस और प्रतिबद्धता को नमन करते हुए उनका हृदय से अभिनंदन करती है। राष्ट्र की रक्षा में समर्पित हमारे वीर सैनिकों पर पूरे उत्तर प्रदेश को गर्व है। ऑपरेशन सिंदूर के सफल क्रियान्वयन हेतु मंत्रिपरिषद राष्ट्र को यशस्वी नेतृत्व प्रदान करने वाले माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करती है। संपूर्ण राष्ट्र आतंकवाद के खिलाफ एकजुट है। ये ऑपरेशन हमारी शक्ति एवं एकात्मता तथा देश की रक्षा करने के हमारे सामूहिक संकल्प का प्रमाण है। लेकिन ये तभी संभव हो पाया है जब हमारे प्रधानमंत्री जी ने, केंद्रीय कैबिनेट ने सेना को खुली छूट दी। आज मंत्रिपरिषद के अतिरिक्त जितने हमारे राज्य मंत्री हैं स्वतंत्र प्रभार और जितने राज्य मंत्री हैं, उन सभी लोगों को आमंत्रित किया गया था। उन सभी लोगों की मौजूदगी में ये प्रस्ताव आज सबसे पहले नंबर पर मंत्रिपरिषद ने पास किया। इसकी जानकारी मैंने अभी आपको दी। अब मैं पहले आदरणीय श्री सूर्य प्रताप शाही जी से अनुरोध करेंगे कि वो अपने विषय पर आपके सामने बात रखें। आदरणीय श्री शाही जी। आज माननीय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में जो कैबिनेट हुई है उसमें उत्तर प्रदेश के भीतर बीजों के प्रसंस्करण की वृद्धि किए जाने के लिए और बीज उत्पादन को बढ़ाए जाने की दृष्टि से सीड पार्क स्थापना करने का निर्णय किया है। यह उत्तर प्रदेश का पहला सीड पार्क होगा और ये भारत रत्न देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी के नाम पर ये सीड पार्क जो है स्थापित किया जाएगा। आप अवगत हैं कि उत्तर प्रदेश के भीतर 165 लाख हेक्टेयर के भीतर हमारी खेती का काम होता है, फसल आच्छादन है, और दोनों फसलों को मिलाकर किया जाए तो 270 लाख हेक्टेयर के भीतर खेती होती है, जिसके लिए 70 लाख कुंटल यानी 7 लाख मेट्रिक टन बीज की आवश्यकता पड़ती है। राज्य अभी 46 लाख कुंटल ही बीज पैदा कर पाता है और शेष बीज जो है वो पड़ोसी राज्यों से आता है। हमारे राज्य के भीतर बीज का उत्पादन को प्रोत्साहित किया जाए और साथ साथ में एक उन्नतशील बीज उनको प्रसंस्कृत करके दिया जाए। इस नाते से ये सीड पार्क स्थापित किए जाने का निर्णय हम लोगों ने किया है कि राज्य के 5 क्लाइमेटिक जोन, प्रदेश के भीतर 9 क्लाइमेटिक जोन हैं, कृषि के 9 क्लाइमेटिक जोन हैं, जिसमें से 5 क्लाइमेटिक जोन के भीतर पार्क लगाया जाएगा और चरणबद्ध तरीके से ये पार्क बनेगा। पहला पार्क के बारे में आज निर्णय हुआ है जो लखनऊ के अटारी फार्म के भीतर वो स्थापित किया जाएगा और उसमें 130.63 एकड़ के भीतर वो स्थापित की जाएगी, जिसके ऊपर 251 करोड़ 70 लाख रुपए का व्यय आना संभावित है। इससे सीड पार्क की स्थापना से जो अन्य राज्यों के ऊपर हमारी बीज की निर्भरता है वो निर्भरता हम आत्मनिर्भर हो सकेंगे। इसके अलावा पड़ोसी राज्यों को भी हम बीज निर्यात कर सकेंगे और साथ साथ में जो हमारा सीड का कारोबार राज्य के भीतर है वो सीड का कारोबार लगभग 6500 करोड़ से लेकर के 7000 करोड़ रुपए के बीच का है। तो इसमें से 3000 करोड़ रुपए के बीज जो है वो बाहर के राज्यों से आते हैं। हाईब्रिड सीड उत्तर प्रदेश में कोई नहीं बनता, तो इस सीड पार्क के बनने से हाईब्रिड सीड का उत्पादन भी हो सकेगा और जो 3000 करोड़ रुपए का से लेकर के 3500 करोड़ रुपए का अन्य राज्यों से जो सीड आती है वो हमारे राज्य के भीतर वो निर्मित की जा सकेगी, जिससे उत्तर प्रदेश के किसानों को व्यापक फायदा होगा। और इससे यदि सीड का जो रिप्लेसमेंट किया जाता है तो लगभग 15 से 20% जो है वो उत्पादन बढ़ता है। इस सीड पार्क के बन जाने से राज्य का जो हमारा उत्पादन है वो लगभग 1.5 गुना के करीब बढ़ाई जा सकेगी। इस नाते योगी जी की सरकार ने किसानों के हित में यह निर्णय किया है कि हम उत्तर प्रदेश में सीड पार्क बनाएंगे और चरणबद्ध तरीके से हम
आगे के दिनों में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भीतर मध्य जोन में, फिर तराई जोन के भीतर और बुंदेलखंड में, इस मध्य जोन के भीतर लखनऊ में स्थापित हो रहा है। तो इस प्रकार से पांचों सेक्टर के भीतर, और हमारे यहाँ पर कृषि विश्वविद्यालय के पास जहाँ पर जमीन है उन विश्वविद्यालयों के भीतर, और या जो हमारे पास सीड के फार्म हैं बड़े, वहाँ पर हम इस सीड पार्क को स्थापित करेंगे। और इसका ये 30 साल के लिए सीड उत्पादक कंपनियों को ये लीज के रूप में दी जाएगी। उसको 90 वर्ष तक की अवधि तक उसको बढ़ाया जा सकेगा। इसके माध्यम से 1200 लोगों को प्रत्यक्ष और 3000 लोगों को अप्रत्यक्ष रोजगार प्राप्त हो सकेंगे। 5 सीड पार्क जब बन जाएंगे तो 6000 लोगों को प्रत्यक्ष और 15000 लोगों को रोजगार स्थापित हो सकेगा। और इससे प्रदेश के भीतर गुणवत्तापूर्ण बीज उत्पादन करने में हमारा प्रदेश आत्मनिर्भर होगा। और साथ में जो सीड रिप्लेसमेंट रेट है वो उसको से बढ़ाई जा सकेगी। तो यह एक महत्वपूर्ण फैसला है किसानों के पक्ष में सरकार ने लिया है। बहुत बहुत धन्यवाद शाही जी। हमें आदरणीय श्री ए.के. शर्मा जी से अनुरोध करेंगे कि आज देखिए इसकी प्रक्रिया शुरू हो गई है और 2 वर्ष के भीतर मैं अनुमान करता हूँ अब जमीन के आवंटन के काम प्रारंभ हो गए। तो वो बीट लेवल पर जो मैक्सिमम रेट देंगे उनको उसका आवंटन होगा। 36 कंपनियों ने इसके भीतर रुचि जाहिर किया था। जब हम लोगों ने उसके लिए उनसे आशय पर मांगे थे, 36 कंपनियों ने उसमें किया, जिसके भीतर देश के बड़ी बड़ी कंपनियों ने भी, जिसमें मोजीवीडू है, वायर है, वाइनर है, ऐसे लोगों ने भी आवेदन पत्र दिया है, अपनी अभिरुचि दिखाई उत्तर प्रदेश के भीतर। धन्यवाद। धन्यवाद सर। नगर विकास विभाग के 2 प्रस्ताव आज माननीय मंत्रिपरिषद ने माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में स्वीकृति दिया है। दोनों ही प्रस्ताव अटल मिशन फॉर रिजुनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन अर्थात अमृत जो योजना है हमारी, इससे संबंधित है दोनों ही प्रस्ताव। ये योजना भारत सरकार ने 2016 से शुरू किया था। उन्हीं के समर्थन से फंडिंग उनकी भी आंशिक है, उनके समर्थन से ये योजना चलती है। और विशेष रूप से जलापूर्ति, सीवरेज, पार्क निर्माण और ग्रीन स्पेस की परियोजनाओं, पेयजल सहित ये योजना लागू पड़ती है नगरीय निकायों में। अमृत एक योजना में कुल 328 कार्य लिए गए थे 60 निकायों में, जिनमें से 307 पूरे हो चुके हैं, 21 गतिशील हैं। और उसी प्रकार अमृत 2 योजना में जो वर्तमान में चल रही है उसमें भी 372 निकायों में 529 काम लिए गए हैं, जिनमें पेयजल के काम हैं, सीवरेज के, वाटर रीयूज के काम है, पार्क और ग्रीन स्पेस के काम है, वाटर बॉडी के काम है। एक अनुभव ये आया कि जो फंडिंग पैटर्न है जो इस योजना का, उसमें 2024 के पहले 30% निकायों 10 लाख से ऊपर वाले निकायों को अर्थात बड़े निकायों को देना होता था, और 20% 1 लाख से 10 लाख तक के निकायों को देना होता था। पिछली साल 2024 में लगभग 1 साल पहले 26 जून 2024 को माननीय मंत्रिपरिषद की माननीय मुख्यमंत्री जी की मंजूरी से, माननीय वित्त मंत्री जी के कृपा से हम लोगों ने प्रस्ताव रखा था कि ये 30% ज़्यादा होता है, उसको घटा करके 15%, 10% और 10% कर दिया जाए। 10 लाख से अधिक वालों का 15, 1 से 10 वालों का 10 और 1 लाख से भी कम वालों का 10%। लेकिन उसके कार्यान्वयन में भी हमें थोड़ी दिक्कत लगी। आपकी जानकारी के लिए जो निकाय हैं हमारे, उनमें टैक्स वसूलने की प्रक्रिया को हमने आगे बढ़ाया है और लगभग पिछले सालों में आपकी जानकारी के लिए 3 गुना टैक्स और उनकी आमदनी बढ़ाने का कार्य किया गया। फिर भी हमारी मंशा थी कि निकायों के ऊपर जो वित्तीय भार पड़ रहा है, अमृत योजना जन उपयोगी योजना है, लोगों की डे टू डे आवश्यकताओं से जुड़ी हुई योजना है, पेयजल, सीवरेज, पार्क और ग्रीन स्पेस जैसी चीज़ों की, आवश्यक चीज़ों की। तो इसलिए निकायों का जो अंश है जिसको देने में कई निकाय असमर्थ हो जा रहे हैं, उसको और भी घटाया जाए। तो आज का हमारा प्रस्ताव था कि जो अभी वर्तमान में जिसको हमने 15% रखा है 10 लाख से अधिक के निकायों वाला, उसको 8% कर दिया जाए। जो अभी वर्तमान में 10% निकायांश है 10 लाख तक के नगर निकायों का,
उसको घटा करके 4% कर दिया जाए और 1 लाख से कम जो जनसंख्या वाले निकाय हैं जिनका अभी तक 10% था उनका 2% कर दिया जाए। इस प्रस्ताव को माननीय मंत्रिपरिषद ने मंजूरी दिया है। 842 पहले 15 था उसको 8 किया गया है 10 लाख से अधिक वालों का। जो 10 था वो 4 किया गया है 10 लाख तक की जनसंख्या वाले नगर निकायों का और 1 लाख से 10 का जो 10 था उसको 2 किया गया है। तो 842 होगा। अब उसी से जुड़ा हुआ एक प्रस्ताव ये भी था हमारा दूसरा प्रस्ताव। और इस ये जो हम लोगों ने व्यवस्था की है उससे लगभग 1400-1500 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ राज्य सरकार पे आएगा, लेकिन निकायों को बहुत बड़ी राहत हो जाएगी। बड़ी खबर आ रही है लखनऊ से। लखनऊ के किसान पथ पर चलती स्लीपर बस में भीषण आग लग गई। ये बस दिल्ली से बिहार जा रही थी। हादसे में 5 लोगों के जिंदा जलकर दर्दनाक मौत हो गई है। बस में 60 लोग सवार थे। आग लगते ही कुछ ही मिनटों में पूरी बस जलकर राख हो गई। जानकारी के मुताबिक ड्राइवर शीशा तोड़कर बस से कूद गया और मौके से फरार हो गया। हमारे संवाददाता आशीष श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आशीष, जानकारी दीजिए कैसे हुआ आखिर यह हादसा? उन लोगों को जो देखिए आपको तकरीबन 4:30 बजे हम लोगों ने कहा है कि इसका जो राज्य का जो आयोग का है My dear cool. ये एयर कंडीशनर नहीं, AI कंडीशनर है। आसपास की बात है कि दिल्ली से चलकर दिल्ली जा रही थी बिहार से चलकर बस ये, और उस दौरान अचानक से बताया जाता है कि गियर बॉक्स के पास कुछ आग की लपटें चिंगारी निकली और उसके बाद ये हादसा शुरू हुआ। अचानक आने पाने में इतना हुआ क्योंकि सभी यात्री उस समय सो रहे थे और जैसे ही यात्रा तो आगे से जो पैसेंजर थे वो उतरकर भागने में सफल हो पाए, जैसे ठीक हो पाए, लेकिन जो पीछे यात्री थे वो नहीं निकल पाए क्योंकि बस लंबी थी और उस दौरान सभी उस सोने की अवस्था में थे और ऐसे ही तकरीबन 5 उसमें जो पैसेंजर थे वो फंस गए और नहीं निकल पाए, जिसकी दर्दनाक मौत हो गई। तकरीबन 60 सवारी इसके अंदर बैठी थी जो जैसे निकल पाए गेट तोड़कर निकल पाए और ऐसे में जो ड्राइवर और कंडक्टर था वो पहले ही उसको छोड़कर भाग गए थे। तो ऐसे में ये आग इतनी भयानक थी कि इसकी लपटें दूर से देखी जा रही थी क्योंकि मौके पर फायर ब्रिगेड पहले नहीं पहुंचे थे। पास के जो लोकल निवासी थे वहां उन्होंने पहुंचकर आग बुझाने का प्रयास किया। हालांकि जब तक ये फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आई तब तक काफी देर हो जा चुकी थी और उसके बाद आग पर काबू पाया जा सका। बाकी जो थे सवारी वो तो सेफ है, लेकिन 5 लोगों की मौत हुई है। पुलिस ने राहत कार्य वहाँ पर शुरू किया है और ऐसे में पूरे मामले को लेकर जो चालक की और जो बस कंडक्टर की सामने निकल कर आ रही थी जिस तरीके से तो पूरा मामला हुआ और उसमें 5 लोगों की दर्दनाक मौत हुई। तो बेहद दर्दनाक हादसा ये लखनऊ में 5 लोगों की मौत हो गई है। बस ने आग पकड़ लिया, दिल्ली से बिहार जा रही थी। अभी तो मैं निकल के गया यहाँ से तुरंत अभी जस्ट अभी आप लोग अपने प्रस्ताव को धन्यवाद। मानिए में 4.6 तीव्रता का भूकंप, एक हफ्ते में तीसरा झटका। 12 मई दोपहर पाकिस्तान में भूकंप के झटके महसूस किए गए। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी (NSES) के अनुसार भूकंप की तीव्रता 4.6 रही और इसका केंद्र 10 किलोमीटर की गहराई में था। फिलहाल किसी जान माल के नुकसान की खबर नहीं है। पिछले एक हफ्ते में पाकिस्तान में ये तीसरा भूकंप है। इससे पहले 5 और 10 मई को भी झटके दर्ज किए गए थे। पाकिस्तान में 4.6 तीव्रता का भूकंप, एक हफ्ते में तीसरा झटका। 12 मई दोपहर पाकिस्तान में भूकंप के झटके महसूस किए गए। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी (NSES) के अनुसार भूकंप की तीव्रता 4.6 रही और इसका केंद्र 10 किलोमीटर की गहराई में था। फिलहाल किसी जान माल के नुकसान की खबर नहीं है। पिछले एक हफ्ते में पाकिस्तान में ये तीसरा भूकंप है। इससे पहले 5 और 10 मई को भी झटके दर्ज किए गए थे। पाकिस्तान में 4.6 तीव्रता का भूकंप, एक हफ्ते में तीसरा झटका। 12 मई दोपहर पाकिस्तान में भूकंप के झटके महसूस किए गए। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी (NSES) के अनुसार भूकंप की तीव्रता 4.6 रही और इसका केंद्र 10 किलोमीटर की गहराई में था। फिलहाल किसी जान माल के नुकसान की खबर नहीं है। पिछले एक हफ्ते में पाकिस्तान में ये तीसरा भूकंप है। इससे पहले 5 और 10 मई को भी झटके दर्ज किए गए थे।
पाकिस्तान में 4.6 तीव्रता का भूकंप, एक हफ्ते में तीसरा झटका। 12 मई दोपहर पाकिस्तान में भूकंप के झटके महसूस किए गए। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी (NSES) के अनुसार भूकंप की तीव्रता 4.6 रही और इसका केंद्र 10 किलोमीटर की गहराई में था। फिलहाल किसी जान माल के नुकसान की खबर नहीं है। पिछले एक हफ्ते में पाकिस्तान में ये तीसरा भूकंप है। इससे पहले 5 और 10 मई को भी झटके दर्ज किए गए थे। पाकिस्तान में 4.6 तीव्रता का भूकंप, एक हफ्ते में तीसरा झटका। 12 मई दोपहर पाकिस्तान में भूकंप के झटके महसूस किए गए। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी (NSES) के अनुसार भूकंप की तीव्रता 4.6 रही और इसका केंद्र 10 किलोमीटर की गहराई में था। फिलहाल किसी जान माल के नुकसान की खबर नहीं है। पिछले एक हफ्ते में पाकिस्तान में ये तीसरा भूकंप है। इससे पहले 5 और 10 मई को भी झटके दर्ज किए गए थे। पाकिस्तान में 4.6 तीव्रता का भूकंप, एक हफ्ते में तीसरा झटका। 12 मई दोपहर पाकिस्तान में भूकंप के झटके महसूस किए गए। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी (NSES) के अनुसार भूकंप की तीव्रता 4.6 रही और इसका केंद्र 10 किलोमीटर की गहराई में था। फिलहाल किसी जान माल के नुकसान की खबर नहीं है। पिछले एक हफ्ते में पाकिस्तान में ये तीसरा भूकंप है। इससे पहले 5 और 10 मई को भी झटके दर्ज किए गए थे। पाकिस्तान में 4.6 तीव्रता का भूकंप, एक हफ्ते में तीसरा झटका। 12 मई दोपहर पाकिस्तान में भूकंप के झटके महसूस किए गए। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी (NSES) के अनुसार भूकंप की तीव्रता 4.6 रही और इसका केंद्र 10 किलोमीटर की गहराई में था। फिलहाल किसी जान माल के नुकसान की खबर नहीं है। पिछले एक हफ्ते में पाकिस्तान में ये तीसरा भूकंप है। इससे पहले 5 और 10 मई को भी झटके दर्ज किए गए थे। पाकिस्तान में 4.6 तीव्रता का भूकंप, एक हफ्ते में तीसरा झटका। 12 मई दोपहर पाकिस्तान में भूकंप के झटके महसूस किए गए। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी (NSES) के अनुसार भूकंप की तीव्रता 4.6 रही और इसका केंद्र 10 किलोमीटर की गहराई में था। फिलहाल किसी जान माल के नुकसान की खबर नहीं है। पिछले एक हफ्ते में पाकिस्तान में ये तीसरा भूकंप है। इससे पहले 5 और 10 मई को भी झटके दर्ज किए गए थे। पाकिस्तान में 4.6 तीव्रता का भूकंप, एक हफ्ते में तीसरा झटका। 12 मई दोपहर पाकिस्तान में भूकंप के झटके महसूस किए गए। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी (NSES) के अनुसार भूकंप की तीव्रता 4.6 रही और इसका केंद्र 10 किलोमीटर की गहराई में था। फिलहाल किसी जान माल के नुकसान की खबर नहीं है। पिछले एक हफ्ते में पाकिस्तान में ये तीसरा भूकंप है। इससे पहले 5 और 10 मई को भी झटके दर्ज किए गए थे। पाकिस्तान में 4.6 तीव्रता का भूकंप, एक हफ्ते में तीसरा झटका। 12 मई दोपहर पाकिस्तान में भूकंप के झटके महसूस किए गए। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी (NSES) के अनुसार भूकंप की तीव्रता 4.6 रही और इसका केंद्र 10 किलोमीटर की गहराई में था। फिलहाल किसी जान माल के नुकसान की खबर नहीं है। पिछले एक हफ्ते में पाकिस्तान में ये तीसरा भूकंप है। इससे पहले 5 और 10 मई को भी झटके दर्ज किए गए थे। पाकिस्तान में 4.6 तीव्रता का भूकंप, एक हफ्ते में तीसरा झटका। 12 मई दोपहर पाकिस्तान में भूकंप के झटके महसूस किए गए। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी (NSES) के अनुसार भूकंप की तीव्रता 4.6 रही और इसका केंद्र 10 किलोमीटर की गहराई में था। फिलहाल किसी जान माल के नुकसान की खबर नहीं है। पिछले एक हफ्ते में पाकिस्तान में ये तीसरा भूकंप है। इससे पहले 5 और 10 मई को भी झटके दर्ज किए गए थे। पाकिस्तान में 4.6 तीव्रता का भूकंप, एक हफ्ते में तीसरा झटका। 12 मई दोपहर पाकिस्तान में भूकंप के झटके महसूस किए गए। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी (NSES) के अनुसार भूकंप की तीव्रता 4.6 रही और इसका केंद्र 10 किलोमीटर की गहराई में था। फिलहाल किसी जान माल के नुकसान की खबर नहीं है। पिछले एक हफ्ते में पाकिस्तान में ये तीसरा भूकंप है। इससे पहले 5 और 10 मई को भी झटके दर्ज किए गए थे। पाकिस्तान में 4.6 तीव्रता का भूकंप, एक हफ्ते में तीसरा झटका। 12 मई दोपहर पाकिस्तान में भूकंप के झटके महसूस किए गए। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी (NSES) के अनुसार भूकंप की तीव्रता 4.6 रही और इसका केंद्र 10 किलोमीटर की गहराई में था। फिलहाल किसी जान माल के नुकसान की खबर नहीं है। पिछले एक हफ्ते में पाकिस्तान में ये तीसरा भूकंप है। इससे पहले 5 और 10 मई को भी झटके दर्ज किए गए थे। पाकिस्तान में 4.6 तीव्रता का भूकंप, एक हफ्ते में तीसरा झटका। 12 मई दोपहर पाकिस्तान में भूकंप के झटके महसूस किए गए। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी (NSES) के अनुसार भूकंप की तीव्रता 4.6 रही और इसका केंद्र 10 किलोमीटर की गहराई में था। फिलहाल किसी जान माल के नुकसान की खबर नहीं है। पिछले एक हफ्ते में पाकिस्तान में ये तीसरा भूकंप है। इससे पहले 5 और 10 मई को भी झटके दर्ज किए गए थे। पाकिस्तान में 4.6 तीव्रता का भूकंप, एक हफ्ते में तीसरा झटका। 12 मई दोपहर पाकिस्तान में भूकंप के झटके महसूस किए गए। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी (NSES) के अनुसार भूकंप की तीव्रता 4.6 रही और इसका केंद्र 10 किलोमीटर की गहराई में था। फिलहाल किसी जान माल के नुकसान की खबर नहीं है। पिछले एक हफ्ते में पाकिस्तान में ये तीसरा भूकंप है। नीति जारी हुई थी उसमें जेके सीमेंट लिमिटेड प्रयागराज 450.92 करोड़, मून बेवरेज लिमिटेड हापुड़ मेगा 469.61 करोड़, सिल्वर पल्प एंड पेपर मिल प्राइवेट लिमिटेड मुजफ्फरनगर मेगा 403.88 करोड़, ग्लोबल स्पिरिट्स लिमिटेड लखीमपुर मेगा 399.74 करोड़, चांदपुर इंटरप्राइजेज 273.9 करोड़। इसी तरह से श्री सीमेंट प्राइवेट नॉर्थ प्राइवेट लिमिटेड, उसका पूर्व में जो निर्गत LOC अंकित थी उसमें नाम परिवर्तन था। तो इस 6 कंपनी को LOC दी गई है ताकि वो अपना कारोबार शुरू करके हमसे
5 कंपनियों को एलओसी और छठे का नाम परिवर्तन। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय नंदी जी। जैसा कि मैंने प्रारंभ में कहा था, तो ये 3 प्रस्ताव और हैं भी, जिसके विषय में हम आपको बता देंगे। ये एक प्रस्ताव है कि ग्रामीण क्षेत्रों में गांव सभाओं के लिए जो समय समय के ऊपर उनको खर्च करना पड़ता है, प्रधान का मानदेय, बैठक, पंचायत सहायक का मानदेय, सामुदायिक शौचालय पर व्यय, सार्वजनिक स्थलों के विद्युत देयों का भुगतान या पेयजल योजनाओं पर या फिर हैंडपंप का रखरखाव, इन विषयों के लिए गांव सभा को जो फंड मिलता है वो इसमें खर्च होता है, लेकिन वो कम पड़ जाता है। तो आज मंत्री परिषद के समक्ष एक प्रस्ताव ये आया था कि गांव सभा, गांव पंचायत अपने संसाधन बढ़ाए, आमदनी बढ़ाएं, और उसके लिए खास तौर से जैसे तालाब हैं, तालाब में मछली पालन करें, गांव की प्रॉपर्टी को किसी न किसी रूप में जैसे बाजारें लगती हैं उसके माध्यम से धन अर्जित करें। तो उनको प्रोत्साहित करने के लिए एक नीति आई कि जो कुछ भी गांव सभा, जैसे 10,000 रुपया अगर गांव सभा अर्न करेगी तो उसके बदले में 50,000 रुपया 5 गुना सरकार देगी, और अगर अधिक से अधिक 1 लाख रुपया कोई गांव पंचायत अर्न कर लेगी तो सरकार 5 लाख रुपए तक उसको अनुदान कर देगी, ताकि उसके खर्चे आसानी से मीट आउट हो सके। ये एक प्रस्ताव मंत्री परिषद द्वारा स्वीकृत किया गया। दूसरा प्रस्ताव पंचायत विभाग का और है, जो मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में स्वीकृत किया गया। इसमें विशेष रूप से पंचायत उत्सव भवन के नाम से, क्योंकि पहले से बजट में हमने 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था कर रखी है बारात घर या विवाह घर या उत्सव भवन के नाम पर, तो उसका नाम आज खास तौर से मंत्री परिषद ने पंचायत उत्सव भवन कर दिया। उसमें विभिन्न प्रकार के उत्सव जो गांव में लोगों के होते हैं वो हो सकेंगे, और इसके लिए 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था हमने बजट में प्रस्तावित की है। तो पहले से एक योजना पहले से चली आ रही है कि उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना अंतर्गत यदि कोई दानदाता अपनी ग्राम पंचायत में बारात घर बनवाता है तो शासनादेश, ये शासनादेश की संख्या दी है 1713/2021 दिनांक 12/11/2021 के प्रस्तर 7 में विधि व्यवस्था अनुसार बारात घर की कुल लागत 141 लाख रुपए का होगा, जिसमें 60% धनराशि दान देने पर और 40% धनराशि राज्य सरकार द्वारा मातृभूमि योजना के माध्यम से दी जाएगी। जो 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था है वो इस प्रकार से गांव सभाओं को दी जाएगी। इसमें 70-71 गांव सभाओं में पंचायत उत्सव भवन बन सकेंगे, जो इस समय तक वित्तीय स्थिति है। और ये चयन जो है वो जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनेगी, और वो कमेटी तय करेगी कि कहाँ बनना चाहिए। जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी, जिलाधिकारी द्वारा नामित अपर जिलाधिकारी, अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत, अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग, अधिशासी अभियंता विद्युत, जिला पंचायत राज अधिकारी, ये सदस्य सचिव होंगे। ये 7 सदस्यीय समिति बनेगी। ये अपना ओन सोर्स रेवेन्यू को बढ़ाने पर भी, जैसा कि मैंने पहले वाले उस प्रस्ताव में बताया, उसको भी प्राथमिकता दी जा सकेगी। इसके अतिरिक्त ये भी, चूंकि सबसे ज्यादा आवश्यकता इस बात की है कि गांव में उत्सव भवन कोई हो, तो इसलिए उत्सव भवन की आवश्यकता को देखते हुए आज मंत्री परिषद के द्वारा इस प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। इसके अतिरिक्त एक प्रस्ताव है अभी जितना बजट है उसके हिसाब से, और ये पहले से एक योजना चली आ रही थी, उसको भी शामिल करते हुए ये किया गया है। 71 जी। तीसरा प्रस्ताव है ये नागरिक उड्डयन
का एक प्रस्ताव है। विशेष रूप से ये अभी तक यहाँ पर नागरिक उड्डयन निदेशालय में संविदा पर कार्यरत कार्मिकों के पारिश्रमिक का पुनर्निर्धारण, जब से 7वां वेतन आयोग लागू हुआ तो इन लोगों को 7वें वेतन आयोग का लाभ नहीं मिल पा रहा था। जो भी हमारे इसमें जो कार्मिक थे, खास तौर से चाहे वो पायलट हो या को पायलट हो या विमान के अभियंता हो या तकनीकी व गैर तकनीकी कार्मिक हो और एरोनॉटिकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के 21, मतलब इन लोगों का खास तौर से 7वां वेतन आयोग इनके ऊपर लागू अभी तक नहीं किया गया। इनकी संख्या अभी इतनी है, जो पायलट की 18, विमानन अभियंता की 9, अन्य तकनीकी व गैर तकनीकी कार्मिक 81, एरोनॉटिकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट 21। ये इनका जो वेतन है वो खास तौर से अभी तक, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर के लोग जो हैं वो पायलट को पायलट को बहुत ज़्यादा पैसे देते हैं, इसलिए ये लोग छोड़ के यहाँ से चले जाते थे। तो हमारे सामने संकट होता था कि आखिरकार हम पायलट जब तक वेतन नहीं बढ़ाएंगे तब तक ये